चौदहवीं का चांद हो या आफताब, जो भी हो तुम खुदा की कसम। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने जहां की रुत बदल चुकी। तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको कुछ गीतों के क्लिप्स दिखाए और इसमें आपने देखा कि ये बहुत ही खूबसूरत सा, हैंडसम सा जो शख्स है, ये रफ़ी साहब के गीतों को कितनी खूबसूरती के साथ गा रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको ज़रूर जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं जानते होंगे। जो जानते हैं वो तो जानते हैं कि इनका नाम खालिद बेग है और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, लेकिन रफ़ी साहब की मोहब्बत में फ़ना होकर रफ़ी साहब के गीतों को इतने खूबसूरत अंदाज में ये गाते हैं कि उनके गीतों के उन हवालों से इन्हें दुनिया भर में लोग जानते हैं और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये जाते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं। अभी हालिया ऐसा हुआ कि मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा जो पाकिस्तान के किसी चैनल ने इनसे लिया था और वो बड़ा ही खूबसूरत इंटरव्यू था। हालांकि इनके हमारे बड़े प्यारे, बड़े अच्छे ताल्लुक़ात हैं, बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह से हैं और बज़ात ख़ुद मेरी ये ख्वाहिश है कि एक बार हम दोनों रूबरू बैठें और मैं उनका एक इंटरव्यू करके आपके सामने पेश करूं। फ़ोन पे हमारी अक्सर बातें होती रहती हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू जो होती है, बिल्कुल आमने सामने बैठकर, उसका लुत्फ़ तो कुछ अलग होता है। और अब तक तो हालात ने वो मौका नहीं दिया, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी मुलाकात और फिर उसे कैद करके आप लोगों तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा। जहाँ तक रफ़ी साहब की बात है तो रफ़ी साहब की बातें क्या करें। रफ़ी साहब एक ऐसे सूरज का नाम है, संगीत का एक ऐसा सूरज कि जिनके दम से ये संगीत की दुनिया रोशन है। प्लेबैक सिंगिंग की ख़ास तौर से ये जो दुनिया है ये आबाद है। और रफ़ी साहब को अल्लाह ने जो सलाहियत दी थी, जो एक मदहोश कुन आवाज़ दी थी, उस आवाज़ का क्या कहना। रफ़ी साहब के गीतों को यूँ तो हज़ारों की तादाद में लोग गाते हैं, करोड़ों तो उनके परस्तार हैं जो दुनिया के गोशे गोशे में फैले हुए हैं। और दुनिया के आप किसी भी गोशे में चले जाएं, अगर वहाँ पे हिंदी गाने सुनने वाले लोग मौजूद हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि उन्होंने रफ़ी साहब को नहीं सुना हो या वो उनके शैदाई नहीं हो। लाखों ऐसे हैं जो रफ़ी साहब के गीतों को अपने अंदाज में, अपने तरीक़े से गाकर ख़ुद को बहला लेते हैं। हज़ारों ऐसे हैं जो रफ़ी साहब के गीतों को गाकर लोगों के सामने पेश करते हैं और फिर सैकड़ों ऐसे भी हैं जो रफ़ी साहब के नग़मों को बहुत ही खूबसूरती से गाते हैं और फिर दर्जनों ऐसे भी हैं कि जिनको सुनने के बाद रफ़ी साहब की वो खुशबू हम महसूस करने लगते हैं। और उन दर्जन लोगों की बात करें तो ऐसे कई नाम हैं जो हमारे सामने हैं, जैसे कि अनवर, मोहम्मद अज़ीज़, शब्बीर कुमार, सोनू निगम, देवाशीष दासगुप्ता। और उसी तरह से अगर हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे और भी कई फ़नकार हैं जो रफ़ी साहब को बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें शेखान जी हैं, इमरान अख्तर हैं। और अभी हाल फ़िलहाल मैं पसंद राव को सुनना काफ़ी पसंद करता हूँ, क्योंकि रफ़ी साहब के नग़मों को बड़ी खूबसूरती के साथ वो अदा करते हैं। लेकिन जहाँ तक खालिद बेग साहब का सवाल है, एक दूसरे मुल्क में होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से रफ़ी साहब से अपनी मोहब्बत का मुज़ाहरा किया है और अपने उस रिश्ते को एक अक़ीदत के रूप में निभा रहे हैं, वो काबिल सताइश है। आज मैं आपके सामने
खालिद बेग साहब के उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से पेश कर रहा हूँ। और शुरुआत में तो आपने उनके गाने भी सुने, उनके सैम्पल्स, और वही सैम्पल्स देने की वही मजबूरी कॉपीराइट की। लेकिन आज का ये इंटरव्यू जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, इसमें खालिद भाई ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं और बहुत ऐसी बातों का इंकिशाफ किया है कि जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए ख़ास तौर से मैं उस इंटरव्यू काफ़ी तवील है, लेकिन उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आज का ये बहुत ही ख़ास प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद बेग और आज मैं मुखातिब हूं सिनेमाया के व्यूवर्स से जो सिनेमाया के चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसके जो ऑनर हैं जनाब जावेद साहब। जावेद साहब किसी तारीफ़ के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत पसंद करते हैं और हम भी मोहम्मद रफ़ी साहब को पसंद करते हैं। तो जावेद साहब इतना अच्छा बोलते हैं कि बस उनके दिल करता है कि उनकी हम बातें ही सुनते जाएं, और उनकी आवाज़ में वो मिठास है, वो इतने दिलफरेब और दिलनशी इंसान है कि लगता है उनकी हम बातें सुनते जाएं। और वो इतने अच्छे प्रोग्राम पेश करते हैं और हमारा भी दिल करता है कि हम उनके प्रोग्राम देखें। और जो भी सिनेमाया देखने वाले हैं, जो व्यूवर्स हैं, तो जावेद नसीम साहब ने एक पिछले दिनों मेरा एक इंटरव्यू वो जारी हुआ, तो उन्होंने वो देखा और उनको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसमें हकीकत पर मबनी कुछ बातें जो मोहम्मद रफ़ी साहब की थी वो मैंने वहाँ बयान की, तो उनको वो बहुत ही अच्छा लगा। तो जावेद नसीम साहब, मैं आपको खुशामदीद भी कहता हूँ और आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपके जो देखने वाले हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, एक्चुअली हम सब मोहम्मद रफ़ी साहब को चाहने वाले हैं। तो सभी लोग आपको पसंद करते हैं, हमें भी पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। और आप वो जो प्रोग्राम है आपने देखा है, उसके जो आप कुछ क्लिप लेके बनाना चाहते हैं कुछ प्रोग्राम, तो आप उसको बनाइए और फिर हमें वो सेंड भी कीजिएगा और हम भी देखेंगे और हम अपने जो मोहम्मद रफ़ी लवर्स हैं उनको भी वो सेंड करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। रफ़ी साहब क्या फैमिली मेंबर कैसे बने? एक्चुअली ये था, एक तो बचपन से ही रफ़ी साहब से बड़ा लगाव था जी, और उसके बाद फिर जब मैंने मास्टर्स किया म्यूज़िक में, तो फिर मेरा वहाँ जाना हुआ, इंडिया जाना हुआ, और मेरा थीसिस मोहम्मद रफ़ी साहब पे ही था। अच्छा। तो फिर उनके फैमिली मेंबर बन गया मैं, उनके साथ मिलना जुलना, आना जाना, उनके बेटे के साथ, उनकी बेटियों के साथ, वो बड़ा मेरा उनके साथ एक फैमिली टर्म्स बन गए फिर। और उनको पता है कि ये रफ़ी साहब को पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शख्स जो है ना वो गाता है, और हमारे अब्बा की तरह गाता है वो। तो वो फिर उनके साथ और उन्होंने मोहब्बत मेरे साथ उनकी ज़्यादा हो गई। और खालिद भाई, आप बेस्ट सोर्स हैं जी इस चीज़ के लिए कि अगर हम आपसे पूछें कि रफ़ी साहब के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अफवाहें भी कह सकते हैं, उसको क्लियर मैं करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताइए। कि रफ़ी साहब ने गाना गाया ओ दुनिया के रखवाले, जी, कहते हैं उनके गले से खून निकल आया था, पहली बात। दूसरी कि उनका महेंद्र कपूर साहब से मुकाबला हुआ, एक तरफ महेंद्र साहब ने तान मारी या एक आवाज़ उठाई, दूसरी तरफ रफ़ी साहब ने उठाई, तो रफ़ी साहब के गले से खून निकल आया। बिल्कुल। क्या सदाकत है कि नहीं, वो जो इस तरह की बातें करते हैं ना, वो आप ये समझिए कि वो सस्ती शोहरत पाने के लिए ना इस तरह की गुफ्तगू करते हैं ताकि हमें ज़रा शोहरत मिल जाए। ऐसा हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ना। तो नौशाद साहब के बेटे राजू साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। और उसके बाद नौशाद साहब ने भी कभी जिक्र नहीं किया कि रफ़ी साहब ने मेरे साथ ये बात की थी कि गले से खून आया था। वो तो उनकी रेंज से भी ऊपर जा सकते थे। जो गाना उनका वो दुनिया के रखवाले, ठीक है, तो वो अपना जो था वो जो तीसरे सप्तक तक गए, तो वो उससे भी ऊपर जा सकते थे। ऐसे खामखा लोगों ने अपना ये बनाया कि उनके गले से खून आ गया या कुछ। हालांकि ना रफ़ी साहब ने कोई ऐसी बात की, तो ना ही अपना नौशाद साहब ने कोई ऐसी बात की। मन घड़त कहानियाँ हैं ये, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। नौशाद साहब ने खुद कहा
कि रफ़ी साहब ने मुझसे कभी भी ऐसी, रफ़ी मियाँ कहते थे वो, अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कभी भी इस सिलसिले में बात ही नहीं की। अगर कोई ऐसा सिलसिला होता तो वो ज़रूर कहते। और क्योंकि सबसे पहले तो रिहर्सल होती है जी। अब क्या रिहर्सल में तो वो ब्लड आया नहीं, तो जब रिकॉर्डिंग करनी थी तभी आना था। ऐसी ये मन घड़त कहानियाँ होती हैं, लोगों ने ऐसे बनाई हुई होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोगों को मैंने ये देखा यहाँ कहते हुए कि जी वो हमारे साथ यहाँ पे बंटे खेलते थे, कोई हमारे साथ ये गुल्ली डंडा खेलते थे। यार वो 5 साल के लिए यहाँ पे आए थे, 13 साल की उम्र थी जब वो यहाँ पे आए, उसके बाद वो 5-6 साल यहाँ पे रहे, उसके बाद फिर चले गए। ये उनका अरसा रहा। लाहौर में वो 5 साल रहे बस? हाँ 5 से 6 साल बस। ठीक ठीक। हाँ 37-38 में वो आ गए थे, 42-43 में फिर वापस चले गए। ठीक। तो इतना ही अरसा रहे थे बस। वो तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो शोज़ किए हैं ना उस दौर में, वो सिर्फ रफ़ी साहब ने किए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक। इसके अलावा तो लता जी तो करती ही नहीं थी। लता जी तो जाके 70 के बाद उन्होंने शुरू किए हैं रॉयल अल्बर्ट हॉल में और इधर उधर। तो रफ़ी साहब तो 50 से ही जा रहे थे बाहर, अच्छा। पूरी दुनिया में गए हैं वो। तो आपको कौन से एरा की आवाज़ उनकी दिल को छूती है? मुझे ये देखिए, बात ये है कि उनका जो आखिरी दौर था ना, उसमें जो ग्राम था उनका, जो बेस था उनका, आज तक ऐसा बेस ही नहीं किसी का बना। ठीक है, तो उसमें मैं जब रफ़ी साहब की कब्र पे गया उधर सांता क्रूज़ में, तो मैंने सिर्फ अल्लाह से एक ही दुआ की कि या अल्लाह के रफ़ी साहब तो अब दुनिया से चले गए हैं, तो उनकी सिर्फ खुशबू हमें थोड़ी मिल जाए। तो शायद वो कबूलियत का वक्त था तो वो मिल गई। बिल्कुल। हाँ सही बात है, मिल गई। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को बताएं, एक किस्सा आपने मुझे बहुत पहले बताया था। फिल्म है जहां आरा जी, और गाने के बोल हैं बाद मुद्दत के ये घड़ी आई। उसकी एक स्टोरी है जो उसमें एक वर्ड आता है जन्नत जी। उसकी स्टोरी क्या थी? हाँ वो ये मदन मोहन साहब ने बनाया था और साथ सुमन कल्याणपुर जी हैं। जी जी। और उसमें एक ये देखिए, आप जब इंग्लिश में लिखेंगे तो जन्नत डबल एन आएगा, डबल एन आएगा। ठीक है। अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो ऊपर शद आएगी। हाँ जी। ठीक है। अब ये हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हिंदी बोलते हैं उनको उर्दू के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन लता मंगेशकर साहबा इतनी खूबसूरती से अदा करती थी इन तमाम चीज़ों को। यानी कि काफ एक किताब वाला, डंडे वाला काफ, और एक 2 नुक्ते वाला, हाँ जी। वो इन दोनों को इस खूबसूरती से अदा करती थी, उन्होंने सीखी। अब जितने भी सिंगर आते हैं वहाँ पे इंडिया में, तो आप ये देखिए कि वो जब भी गाना गाएंगे तो वो प्रॉपर उर्दू में गाएंगे। हाँ जी। ठीक है। मैं इंडिया गया, वहाँ तो मैंने प्रोग्राम देखे और वहाँ पे वो गाना मेरे सामने गा रहे हैं, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। यार मैं, लेकिन वो जब रिकॉर्ड करेंगे तो फिर फूल कहेंगे, फिर फूल नहीं कहेंगे, ये जबरदस्ती। हाँ जी, तो वो नहीं कहेंगे। हाँ, इस तरह के लफ्ज़। तो इस हाँ जी, जावेद को जावेद कह देंगे। तो ये उनमें है, लेकिन जब गाएंगे तो फिर प्रॉपर उर्दू में गाएंगे। पता नहीं क्यों कह देते हैं वो हिंदी फीचर फिल्म। अच्छा, आपका होती उर्दू में बनती है पूरी फिल्म जो है, हिंदी के बहुत कम वर्ड्स यूज होते हैं। वैसे ज़्यादातर जितने भी पुराने गाने खास कर हैं वो सारे उर्दू में ही है मेरा ख्याल से। आपका क्या कहना है? उर्दू में, टोटली उर्दू में होते हैं। वो शायर सारे उर्दू के थे। जितने भी शायर थे, हसरत जयपुरी साहब हो गए, राजा मेहदी अली खान साहब हो गए, और शकील बदायूनी साहब हो गए, साहिल लुधियानवी साहब हो गए। लेकिन जो हिंदू थे जैसे शैलेंद्र थे, लेकिन वो प्रॉपर उर्दू में करते थे। आप इतने नवाज शरीफ साहब के इतने चहीते क्यों हैं? वो बात यह है कि वो भी रफ़ी साहब को पसंद करते हैं। अच्छा। हाँ, पूरी फैमिली रफ़ी साहब को पसंद पूरी करती है। फैमिली, बेगम साहबा भी और नवाज शरीफ साहब भी, मरियम साहबा, हमजा, शहबाज शरीफ साहब, पूरी फैमिली है इनकी। सलमान साहब जी, सभी लोग पसंद करते हैं। बल्कि इनका एक क्लिप भी वायरल हुआ था, मरियम नवाज साहिबा जो है वो गा रही थी रफ़ी साहब का गाना, क्या हुआ मेरा पता। वो देखें जी, वो पसंद करती हैं। अच्छा। तो रफ़ी साहब तो देखें ना, सभी लोग पसंद करते हैं। वो तो आपसे ही सुनते होंगे रफ़ी साहब? जी, मैं बड़ा सुनाया उनको। अच्छा। उनके घर में जाके सुनाया उनको, बहुत बहुत प्रोग्राम किए उनके साथ।
तो बेगम साहबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब, हम तो अमेरिका में भी इकट्ठे रहे ना। अच्छा जी। अच्छा, ये जो इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये बताएं, हम कोई गलत लफ्ज ना ले लें। कौन सा? ये जो ये ग्रामोफोन है। ग्रामोफोन ये 1928 का है, हमारे दादा जान का। 1928, 100 जी। साल पुराना तकरीबन। तकरीबन आप लगा लीजिए 97 ईयर्स। हाँ जी। तो अब ये साथ फ़ोन पड़ा हुआ है। नहीं, ये चलता भी है अभी ग्रामोफोन? जी जी, ये चलता है। अच्छा। लेकिन थोड़े से इसको थोड़ी वो इसकी नीडल नहीं ना मिलती है आजकल। अच्छा। इसकी नीडल दूसरी होती है, क्योंकि ये 78 के रिकॉर्ड आते थे जो मार्बल के बने होते थे, उसके ऊपर ये चलता था। ये तो बहुत कीमती होगा आज। जी बहुत कीमती है। मैं जब ब्रिटिश म्यूज़ियम गया, बल्कि साइंस म्यूज़ियम लंदन में, तो उनको मैंने जब ये अपनी चीज़ें दिखाई तो कहने लगे जी आप ये हमें दे दीजिए, अच्छा। हम आपका नाम लिख के यहाँ पे लगा देंगे। मैंने कहा नहीं, वो मेरे घर की जीनत बनी हुई है, उनको वही रहने दीजिए आप। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और वो टेलीफोन आप देख रहे हैं, टेलीफोन, ये नौशाद साहब के घर से आया है। अच्छा। ये गिफ्ट किया उनके बेटे ने मुझे। वो इसी पे कॉल सुनते होंगे जो भी? हाँ, ये उन पर सुनते थे ये उस वक्त। अच्छा 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 अच्छा। और वो घड़ी वो बहुत पुरानी है, तकरीबन 100 साल पुरानी। ये आपको कैसे मिली? वो दादा जान से हैं। तो आपने तो बहुत इधर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखें ग्रैंडफादर क्लॉक भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी। पियानो हमारे पास 100 साल पुराना पड़ा हुआ था। अच्छा। अंदर रेडियो पड़े हुए हैं पुराने। वाह। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में वही पुरानी चलती आ रही हैं, लेकिन मैंने उनको संभाल के रखा है। बड़ी बात है वो। जी। कोई रफ़ी साहब की चीज़ आपके पास पड़ी है? रफ़ी साहब पे मुझे उनकी बेटी ने 2 LP भेजे। अच्छा। LP तो वो अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैं कभी कभार लगा के सुनता हूँ उनको। अच्छा। वर्ल्ड प्रोग्राम के जो उन्होंने रफ़ी साहब ने गिफ्ट किए थे मोहम्मद अली बॉक्सर साहब को। हाँ जी, वो पिक्चर भी है। जी जी, वो वाले मुझे उन्होंने भेजे हैं। अच्छा, वही उनकी बेटी ने। जी। अच्छा खालिद भाई, आपने रफ़ी साहब से हट के एक बड़ा जदीद काम किया है, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। वो एक्चुअली ये है कि उसमें मेरे एक दोस्त हैं जो अमेरिका में रहते हैं, तो वो मुझे कहने लगे कि यार मैं आपकी आवाज़ को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो कहने लगे मैं नई रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ आपके लिए। मैं कहता हूँ कि आप नई रिकॉर्डिंग करें, सारी नए अल्फाज, नई चीज़, बिल्कुल रफ़ी साहब से हट के, बिल्कुल स्टाइल चेंज जो आजकल का चल रहा है। तो उन्होंने फिर अपना मेरे गाने अपने जो वो रिकॉर्ड किए, तो उसमें तो मैंने वो अपना उसको अच्छे तरीके से उसको किया, पता ही नहीं चलता। ये उसमें नया रूप है आपका, बिल्कुल नया। वो एक्चुअली देखिए बात ये है कि जो रफ़ी साहब को गा सकता है ना, वो कोई भी गाना गा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, वो कितने से मुश्किल गाना हो वो गा सकता है। तो फिर मैंने जब वो गाया गाने, तो उन्होंने देखा कि यार ये कमाल काम कर दिया। अभी एक कवाली की हमने, और फिर वो गाने किए हैं। अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता वो मिलेंगी चीज़ें। वो कवाली भी नई तर्ज पे? हाँ नहीं, एक कवाली एक हमारे पास पुरानी हमें मिली थी, वो मुझे बचपन से बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा। फिर हमने किया, नेक्स्ट वीक हम उसका वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये हमें सॉन्ग्स कब सुनने को मिलेंगे? तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अच्छा। रिलीजिंग होगी उसकी। ठीक है। हाँ जी। ये तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, जब रिलीज होगा तो हम भी इसको थोड़ा सा क्लिप चलाएंगे। बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ जी। अच्छा खालिद भाई, आजकल एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, लोग बड़े एतराज़ कर रहे हैं आशा भोसले जी पे जी, कि उन्होंने रफ़ी साहब के बारे में कुछ अजीब सा बोला है, जो मैंने भी सुना है और आपने भी शायद सुना होगा। जी जी, पर्सनली नहीं अच्छा लगा। हम तो इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा कि मुझे रफ़ी साहब के साथ गा के मज़ा नहीं आया कभी, या इस तरह की बात हुई है। इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी। देखिए असल बात पता क्या है, मैं आपको बताऊं, लता जी जैसा और आशा जी जैसा एक भी सिंगर इंडिया में नहीं है, फीमेल में। बिल्कुल ठीक है। और रफ़ी साहब जैसे तो पूरी दुनिया में ही नहीं है। अब वो जब रफ़ी साहब के साथ गाती थी, उनको मुश्किल पेश आती थी। अच्छा। जाहिर बात है, रफ़ी साहब की रेंज लता जी से और आशा जी से ऊपर थी। रफ़ी साहब का कुदरती तौर पर एक सुर ऊंचा था इन दोनों से, सबसे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। सब जितने भी सिंगर्स हैं ना, वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है, रफ़ी साहब का अलग की तरफ से एक सुर ऊंचा ही था। अच्छा। तो अब ये लता जी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी जब कोई डुएट करते थे।
आपने कभी देखा होगा कि लता जी जब अपना सोलो गाना गाती थी ना तो कमाल कर देते हैं। रफ़ी साहब के साथ जो डुएट होता था ना तो वो थोड़ी सी मुश्किल में रहती थी, क्योंकि उनकी रेंज में, जैसे अकेले हैं चले आओ, कहाँ उनका गाना सुने चीखें निकल जाती हैं लता जी की, या वो गाना और भी बहुत सारे ऐसे हैं, अजीर उठकर कहाँ जाइएगा, वो भी, और भी बहुत सारे गाने हैं। तो वो उनको मुश्किल पेश आती थी। कोई मुझे आज बता दीजिए आज तक कि जो रफ़ी साहब ने भी गाना गाया और लता जी ने भी गाया, लता जी का गाना कभी ऊपर गया हो या कभी लोगों ने सुना हो उसको, रफ़ी साहब का ही कोई भी गाना जितने भी हैं, या तुम मुझे यूं बुला ना पाओगे, अगर तुम बुला ना दोगे, सारे गाने दोनों ने गाए हैं, लेकिन हमेशा रफ़ी साहब के ही गाने ऊपर चढ़े हैं जी। तो वो एक समझ लें कि थोड़ी सी जेलसी भी या कोई इस तरह की बात होगी। गो के लता जी जैसा एक भी सिंगर नहीं है, आशा जी जैसा भी एक भी सिंगर नहीं है। क्या उनकी आवाज़, मैं तो उनको बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन जब ये बातें की, बल्कि पिछले दिनों भी उन्होंने, लता जी हयात थी उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब ने रिटर्न माफ़ी जो थी वो मांगी थी। बात ये है कि वो कहती थी ना, तो रफ़ी साहब को तो हिंदी लिखनी नहीं आती थी, तो अच्छा रिटर्न किसने में दे दिया, इंग्लिश में दे दिया या उर्दू में दे दिया, वो नहीं है उनके पास। तो फिर मसला बना, फिर शाहिद रफ़ी साहब ने फिर बात को आगे बढ़ाया। अच्छा। बताया भाई अगर उन्होंने मांगी थी, कोई प्रॉब्लम हुआ था, कोई 1965 में हाँ जी हुआ था एक प्रॉब्लम, वो जिक्र नहीं कर रॉयल्टी का? रहे, नहीं वो एक और थी बात, अच्छा, एक और बात थी। वो बात और थी वो तो, लेकिन वो कोई भी उनके पास सबूत नहीं था, बस ऐसे कह दिया। क्या ज़रूरत थी कहने की, जब आप कहती हैं कि रफ़ी साहब जैसा एक भी नहीं था, कि रफ़ी साहब सबसे बड़े महान गायक रफ़ी साहब ही थे, आशा जी भी यही कहती हैं। तो फिर इस तरह की छोटी छोटी बातें करके क्या कहना चाहती हैं वो, तो अच्छा नहीं लगता ना कि इतनी बड़ी सिंगर जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हम मानते हैं कि लता जी जैसा कोई नहीं है, आशा जी जैसा कोई भी नहीं है, तो फिर उनको ये बातें करके, क्योंकि जितना प्यार लोग रफ़ी साहब को करते हैं किसी से भी नहीं करते, ठीक है, लोग सुनना ही पसंद नहीं करते कि कोई उनके बारे में कोई आप छोटी सी बात भी कह देंगे ना, तो आप, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो वो देख लीजिए आप क्या लिखा होता है। हाँ, नहीं वो मुझे भी बुरा लग रहा था कि इस एज में आके ऐसी सभी लोगों को बुरा लगा कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। तो बस पता नहीं, शायद बुढ़ापा या क्या कह सकते हैं उसको। लेकिन दूसरी तरफ हालांकि किशोर कुमार साहब भी बहुत, वो तो लेजेंड थे, लेकिन वो रफ़ी साहब को पसंद करते थे, वो खुद करते थे पसंद। वो कहते थे कि रफ़ी साहब जैसा एक भी नहीं है। तलत महमूद साहब भी यही कहते थे, मन्ना डे साहब भी यही कहते थे, मुकेश साहब भी यही कहते थे। हाँ जी, सभी जो प्लेबैक सिंगर थे वो रफ़ी साहब भी थे, वही थे। सब ने गाया, क्योंकि रफ़ी साहब को क्लासिकल भी आता था, नीम क्लासिकल भी, गज़ल भी, कवाली, नात, हर चीज़ गाई है उन्होंने। और कोई ऐसा राग नहीं है जो रफ़ी साहब ने ना गाया हो, हर राग में गाने गाए उन्होंने। जबकि किशोर साहब जो थे वो रागो रूग की तरफ ना जाते थे जी, वो उस तरफ नहीं जाते थे। वो कहते थे कि बस गाना है तो मुझे सुनाइए, मैं गा दूँ। या अगर गाना किसी और ने भी वो गाना गाया है तो वो गाना था जैसे रिमझिम गिरे सावन, तो वो, या कोई और भी गाना भी, तो उन्होंने कहा कि लता जी ने गा लिया, मुझे सुना दें। तो वो इस तरह होता था। वो तो अपने आप को उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि मेरे नैना सावन बहादुर, मेरे नैना सावन बहादुर, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने गा दिया है तो वो मुझे सुना दें, मैं गा देता हूँ। तो इस तरह था। लेकिन वो रफ़ी साहब को ही मानते थे, क्योंकि एक दफ़ा ऑल इंडिया रेडियो पे उनके गाने बंद हो गए थे, तो रफ़ी साहब गए थे, फिर दिल्ली गए, उनको जाके इंदिरा गांधी जी से मिले, उनके गाने खुलवा के फिर वो वापस आए। उनको पता भी नहीं था, बाद में पता चला उनको, वे भी रेडियो से, अच्छा, कि इस तरह रफ़ी साहब आए थे, वो ये काम करके गए हैं, तो वो घर चले गए उनके। मैंने सुना कि उनकी वफात पे, रफ़ी साहब की वफात पे किशोर कुमार साहब तो आके बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कि मतलब इनमें आपस में मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ये सभी लोग एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे, बल्कि वो स्टाइल देख लेते थे। रफ़ी साहब की ये बात थी, वो स्टाइल देखते थे कि किसका स्टाइल जो है, ये गाना जो है वो कहते किशोर ज़्यादा अच्छा गा सकता है, आप ये गाना उनसे गवाइए, या ये गाना मुकेश साहब ज़्यादा अच्छा गा सकते हैं, या ये गाना तलत महमूद साहब अच्छा गा सकते हैं। रफ़ी साहब ऐसे नहीं थे, वो ये भी देख लेते थे कि किसी पास काम नहीं है,
कहते नहीं उनसे कवा लें आप। एक बड़ी मशहूर मिसाल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब जी, कि उनके लिए फ्री गाया था उन्होंने। बहुत सारे गाने। वो फिल्म जो थी, क्या नाम है उसका, दोस्ती फिल्म जो थी, सारे गाने फ्री गाए थे। और भी श्याम जी घनश्याम जी, अपनी आंखों में बसाकर जी भर के तुझे प्यार करूं, और भी बहुत सारे गाने। मधुबन में राधिका नाचे रे, कब पैसे लिए थे रफ़ी साहब ने? अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा, प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये क्या आपने डाल रहे हैं, ये तो उन्होंने कहा कि नशाद साहब जो काम कर रहे हैं ना उनको करने दीजिए, अगर गाना नहीं चला तो मैं पैसे नहीं लूँगा। वाह। जब गाना चल गया, सबसे पॉपुलर वो हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि आप बताइए कितने पैसे। उन्होंने कहा जी मेरे पैसे मिल गए, लोगों ने पसंद कर लिया, मुझे मिल गए पैसे। वाह। इतनी सी बात होती है ये। तो वो एक्चुअली फरिश्ता ही थे। मतलब आर्टिस्ट होने के साथ साथ अच्छे, बहुत ही उम्दा इंसान। मैं एक और बात आपको बताऊं, क्योंकि हर शख्स जो है वो कभी भी अपने बारे में खुद नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ। रफ़ी साहब ने अक्सर यही कहा कि वो एक बचपन में एक फ़कीर आया करता था। हाँ जी। ठीक है, और फ़कीर आया करता था, फिर मैं फ़कीर के पीछे पीछे, वो गा रहा होता था, मैं उसके पीछे पीछे चला जाता था। क्या वो पूरे मोहल्ले में एक ही लड़का था जो पीछे पीछे जाता था, बाकी नहीं थे कोई भी? एक्चुअली वो फरिश्ता था। अच्छा। वो फरिश्ता आया, उनको घर से लिया, फिर ले गया अकेली जगह पे, और वहाँ जाके उनको वो सिखा दिया सब कुछ। वो फ़कीर नहीं था। अब रफ़ी साहब तो नहीं बता सकते थे कि वो फरिश्ता आता था, बचपन था ना उनका। हाँ जी। वो फरिश्ता था। इसलिए इनकी कोई इंस्पायरेशन भी नहीं है आगे। रफ़ी साहब किसी से इतना मुतासिर भी नहीं हुए। रफ़ी साहब हालांकि- प्यार करते थे मेहदी हसन साहब को। रफ़ी साहब गुलाम अली साहब से बड़ा प्यार करते थे। लेकिन ऐसे मुतासिर नहीं हुए कि मुतासिर होकर शुरू किया जाएगा। अच्छा, नहीं वो सिर्फ फकीर से हुए थे। देखें, वो मैडम नूर जहां साहब को भी सुनते थे, वो तो गा रही थी उस वक्त, हाँ जी। और के एल सहगल साहब गा रहे थे, और भी पुराने सिंगर जो थे, तो रफ़ी साहब उनको गाते थे सबको। मैडम नूर जहां के गाने गाते थे, तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, और मेरे लिए जहान में चैन ना करार है, और बहुत सारे गाने। तो मैडम जी तो उस वक्त गाया करती थी गाने, 1938 से गा रही हैं वो। हाँ जी। वो तो तो रफ़ी साहब तो फिर 44 में आए जब उन्होंने किया, फिर एक लाइन मिली, फिर पूरा गाना मिल गया, फिर करते करते फिर आगे आए। फिर जुगनू मूवी आई। जी, तो जुगनू का वाला जो था वो, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। हाँ जी। तो अच्छा, ये भी मज़े की बात आपको बताऊं कि ये जो गाना लिखा था वो मेरे उस्ताद मोहतरम सुहेल राना साहब, अच्छा। ये उन्होंने लिखा? उनके फादर ने लिखा था, ये राना अकबर आबादी ने। अच्छा। जी, ये गाना उनका लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरा नाम जो है वो ना आए, क्योंकि फिल्म में गाना लिखने वाले को ना इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने लिखा था ये गाना। मैंने देखा आप तो वेरिएशंस भी करते हैं रफ़ी साहब के गाने पे भी। वो जो अच्छी लगे, छोटी छोटी, छोटी छोटी वो ज़्यादा नहीं, तो वो छोटी छोटी जो थोड़ा सा उनमें मुनफरिद एक अंदाज जो है ना, वो हमारा अपना नजर आना चाहिए। तो वो, क्योंकि फिल्म की सिचुएशन कुछ और होती है, हाँ जी। उसमें आप ये नहीं कर सकते। तो अगर रफ़ी साहब देखें, जब लाइव प्रोग्राम होता था तो वो अपनी मर्जी से करते थे, वेरिएशंस करते थे। वो ऐसी ऐसी वेरिएशन करते थे। ठीक है, तो वो तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, वैसे नहीं कहा हुआ उन्होंने, इसमें ये कह दिया। तो हम बेखुदी में तुम को पुकारे, अलग वेरिएशन ले ली। एक लता जी ये नहीं करती थी, आशा जी ये नहीं करती थी काम, ये रफ़ी साहब के हिस्से में ही आया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खालिद भाई, और आपने इन्हें देखा, इन्हें सुना, इनकी बातें सुनी, और मुझे यकीन है कि रफ़ी साहब के चाहने वालों में जो चंद बहुत ही ख़ास नाम आते हैं, उनमें खालिद भाई को देखकर भी आप लोगों को बहुत खुशी हुई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, और इसी तरह से अपनी मोहब्बतों के डोंगरे बरसाते रहिए। और मैं तो भाई मुंतज़िर हूँ आप लोगों की मोहब्बतों को समेटने के लिए, हर उस जगह पे जहाँ पे रफ़ी साहब के सुनने वाले, उनके चाहने वाले मौजूद हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त, अपने भाई जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।